कला के इतिहास में सबसे डरावनी पेंटिंग्स। दोस्तों, वैसे आर्ट हिस्ट्री के अंदर ऐसी कई सारी पेंटिंग्स फेमस पेंटर्स के द्वारा बनाई गई और इन पेंटिंग्स के थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं इसके पीछे की थ्योरीज को लेकर आज भी लोगों के कई मतभेद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीटर पॉल रूबिन्स द्वारा बनाई गई द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स, हेनरी फ्यूज लिखी द नाइटमेयर, जेरार्ड डेविड द्वारा द जजमेंट ऑफ कैम्बाइसिस, करावाजियो की जूडिथ बिहेडिंग होलोफेर्निस, हाइरोनिमस बॉस की द हेल एंड एडवर्ड मुंक द स्क्रीन। लेकिन दोस्तों, इन सबसे अलग जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया, सन 1823 में लेजेंडरी पेंटर्स फ्रांसिस्को गोया के द्वारा बनाई गई सैटर्न डिवोरिंग हिज सन। दोस्तों, ये पेंटिंग ग्रीक मैथोलॉजी के टाइटन क्रोनस की है, जिसका रोमन नेम सैटर्न है। टाइटन क्रोनस अपनी सदी के सबसे शक्तिशाली युवा शासक रहे, जिन्होंने अपनी ये सत्ता अपने ही पिता यूरेनस को मारकर हासिल की थी। और एक भविष्यवाणी के द्वारा क्रोनस को पता चला कि उसकी होने वाली संतान में से कोई एक उसके साथ वैसा ही करेगी जैसा क्रोनस ने अपने पिता यूरेनस के साथ किया। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वीन रिहा, जो कि क्रोनस की सबसे बड़ी बहन थी, वो क्रोनस की पत्नी भी रही। अब चूंकि क्रोनस को उसकी कोई एक संतान बड़ी होकर उसे ही मारने वाली थी, तो जब भी क्वीन रिहा किसी बच्चे को जन्म देती तो क्रोनस उसे जिंदा ही निगल जाता। और जब रिहा ने अपनी छठी संतान ज्यूस को जन्म दिया, तो एक योजना के अनुसार चालाकी दिखाते हुए ज्यूस को क्रीट नाम के एक आइलैंड पर छिपा दिया और फिर एक कपड़े में पत्थर लपेटकर क्रोनस को दे दिया, जिसे क्रोनस अपनी ही संतान समझकर निकल गया। फिर ज्यूस बड़ा हुआ और अपने पिता क्रोनस को हराकर एक टार्टरस नाम की जगह पर बंदी बना के रखवा दिया। लेकिन दोस्तों, टाइटन क्रोनस के इस कॉन्सेप्ट पर यह पहली पेंटिंग नहीं थी। इससे पहले सन 1636 में पीटर पॉल रूबिन्स के द्वारा और उसके बाद सन 1725 में जूलिया लामा के द्वारा बनाई गई। ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से टाइटन क्रोनस अपने बच्चे को उसके जन्म के दौरान साबुत ही निकल जाता है। लेकिन फ्रांसिस्को गोया के इस सैटर्न में कुछ ज्यादा ही हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, फ्रांसिस्को गोया ने सन 1819 में मैड्रिड में स्थित एक घर खरीदा, जिसका नाम क्विंटा डेल सार्डो, जो कि एक स्पेनिश नेम है। इसे विला ऑफ द डेफ भी कहा जाता है। और इस घर का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो पुराना मालिक था, उसने अपने सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। लेकिन कोइंसिडेंटली फ्रांसिस्को गोया ने भी अब तक अपनी सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। और इसी घर में गोया ने द ब्लैक पेंटिंग्स के नाम से 14 ग्रुप्स पेंटिंग, जो उन्होंने डायरेक्ट अपने घर की अंदरूनी दीवारों पर सिर्फ ऑयल पेंट्स के द्वारा बनाई, जिनमें से एक सैटर्न डिवोरिंग हिज सन उन्होंने अपने डाइनिंग रूम में बनाई। अब सवाल ये आता है कि गोया ने इतनी भयानक पेंटिंग्स किस रीजन से बनाई, वो क्या बताना या दिखाना चाह रहे थे। ज्यादातर जो पेंटर्स होते हैं वो समाज के प्रति जो उनकी समझ और विचार है वो अपनी पेंटिंग्स के द्वारा दर्शाते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें फ्रांसिस्को गोया की लाइफ हिस्ट्री में जाना होगा। फ्रांसिस्को गोया का जन्म 30 मार्च 1746 स्पेन में हुआ। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ज्यादातर उनकी परवरिश और पढ़ाई ज़ारागोजा नामक सिटी में हुई। उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने रोम से पूरी की और इसी दौरान उन्होंने अपने दोस्त कोर्ट पेंटर फ्रांसिस्को बियो की बहन से ही शादी कर ली, जिसके बाद वो ज़ारागोजा लौट आए। गोया का असली कैरियर 1775 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपनी पहली 60 ग्रुप की टैपेस्ट्री कार्टून्स पेंटिंग बनाई, जिसमें उन्होंने दर्शाया एक साधारण और खुशहाल जीवन शैली को। जिसके बाद सन 1780 में गोया को मैड्रिड सिटी की रॉयल एकेडमी में एज ए कोर पेंटर के तौर पर सैन फर्नांडो का मेंबर बना दिया गया, जहां स्पेन के किंग्स चार्ल्स द थर्ड के अधीन होकर उन्होंने कई पेंटिंग्स बनाई। और सन 1788 में चार्ल्स द थर्ड की डेथ के बाद स्पेन की सत्ता उनके बेटे चार्ल्स द फोर्थ के हाथ में आ गई, जहां चार्ल्स द फोर्थ के पॉलिटिकल एंड सोशल करप्शन की वजह से स्पेन के हालात खराब होते चले गए। और फिर अचानक सन 1793 में गोया एक लापता बीमारी के चलते अपनी सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो दिए और ये उनकी लाइफ का सबसे डार्क टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद उनकी क्रिएटिविटी एक अलग ही डायमेंशन में चली गई। फॉर एग्जाम्पल, 1794 में बनाई पोर्ट्रेट विथ लूनेटिक्स, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार की अव्यवस्था पर अपना विरोध दिखाया है कि कैसे एक जेलर अपने कैदियों के साथ क्रूरता करता है और लोग वस्त्रहीन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ
गोया की इस पेंटिंग और पहले के बनाए टेपेस्ट्री कार्टून के बीच का अंतर देखिए कि कैसे गोया अचानक से एक अलग ही परिकल्पना के गहरे आयाम में चले गए, जिसका कुछ उदाहरण आप 1799 में बनाई एक 80 ग्रुप्स की स्केच पेंटिंग्स लॉस कैप्रिकोस से लगा सकते हो, जो दर्शाती है समाज की परंपरा में डूबे अंधविश्वासी लोग। अब आप इस पेंटिंग आउट हंटिंग फॉर द थीफ को ही देख लो, जिसमें एक आदमी फांसी खाए हुए है, लेकिन एक औरत सिर्फ इसलिए उसका दांत निकाल लेती है क्योंकि काले जादू के लिए मरे हुए इंसान का दांत बहुत अहमियत रखता है। एक पेंटिंग द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मॉन्स्टर में ऐसे बहुत अनगिनत डीप एंड डार्क मैसेज दिए गए हैं, जिसका अर्थ अगर आप खोजोगे तो आपका भी सर चकरा जाएगा। गोया शारीरिक और मानसिक बीमारी से जूझ ही रहे थे कि स्पेन के हालात बद से बदतर होते चले गए, जब फ्रांस के मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने 16 फरवरी 1808 को पोर्तुगल कब्जाते हुए स्पेन पर आक्रमण कर दिया और वहां के किंग चार्ल्स द फोर्थ को हटाकर अपने भाई राउशिन मुराद को स्पेन की गद्दी पर बिठा दिया, जब तक कि नेपोलियन फ्रांसीसी सेना को 1813 में स्पेन की 80,000 सैन्य टुकड़ी के द्वारा उन्हें खदेड़ नहीं दिया गया और सन 1814 के आते आते युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस पूरी लड़ाई को द पेनिसुलर वॉर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ स्पेन की गद्दी फर्डिनेंड द सेवंथ को सौंप दी गई, जो चार्ल्स द फोर्थ के बेटे थे। अब फ्रांसिस्को गोया खुद इस सारी त्रासदी के गवाह रहे। उन्होंने खून खराबा और युद्ध से होने वाले नुकसान को देखा। गोया ने अपनी एक पेंटिंग द चार्ज ऑफ द मेमलुक्स में दिखाया है कि कैसे नेपोलियन ने जो भी उसके रास्ते में आया उन्हें कुचल दिया गया और जो विद्रोही रहे उन्हें बलपूर्वक अपना गुलाम बनने के लिए कहा गया और जो नहीं माने उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वक्त के साथ गोया की आर्ट क्रिएटिविटी ने और भी भयानक रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपनी 14 डार्क पेंटिंग्स की श्रृंखला को पूरा किया और सिर्फ ऑयल पेंट्स के द्वारा अपनी घर की दीवारों पर पेंटिंग्स की, जिसमें से सैटर्न डिवोरिंग हिज सन अपने डाइनिंग रूम में बनाई। इसी दौरान गोया ने शारीरिक बीमारी और अनगिनत दुर्घटनाओं के चलते खुद को सामाजिक गतिविधियों से अलग थलग कर लिया, जिसके बाद वे 1824 में स्पेन छोड़कर फ्रांस चले गए, जहां उन्होंने अपनी बाकी अधूरी पेंटिंग्स का काम पूरा किया और कुछ ही टाइम बाद गोया को दिखना बंद हो गया और आधा शरीर पैरालाइज भी हो गया। 16 अप्रैल सन 1828 को फ्रांसिस्को गोया ने अपनी आखिरी सांसें ली और इतिहास के पन्नों में अपनी बनाई पेंटिंग्स की कई अनसुलझी गुत्थी छोड़ गई। क्या आपको पता है फ्रांसिस्को गोया ने जो 14 ब्लैंक पेंटिंग्स बनाई थी उसमें कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं किया और ना ही उन पेंटिंग्स का कोई टाइटल, और जिस वजह से आज भी बड़े बड़े आर्ट एक्सपर्ट्स इसे प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि क्यों गोया ने ये भयानक चित्र बनाए और ये किसके लिए थे और वो क्या बताना चाह रहे थे। क्या वो अस्तित्व की किसी डार्क साइड को देख पा रहे थे जो हम नहीं देख पाए, या फिर वो पोजेस थे किसी विल के द्वारा। और ये सिर्फ मेरा फ्रांसिस्को गोया को लेकर एक प्रेडिक्शन था, बाकी सच क्या है वो 16 अप्रैल सन 1828 में कहीं खो गया। वैसे फ्रांसिस्को गोया अपने गोल्डन एज में स्पेन के सबसे सफल और शानदार चित्रकार रहे, जिसके चलते उन्होंने बड़ी शोहरत और इज्जत हासिल की और आज गोया की सारी पेंटिंग्स का कलेक्शन स्पेन के द प्राडो म्यूजियम में रखा हुआ है, जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट आर्ट म्यूजियम में से एक माना जाता है। लेकिन अब दोस्तों एक सवाल ये भी है, क्या ये डरावनी पेंटिंग्स किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है? दोस्तों जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड रिहा ने एक दावा ये भी किया है कि जब वो यूरोप टूर के दौरान इटली के 600 साल पुराने एक हेरिटेज होटल में रुके हुए थे तो सुशांत ने अपने रूम में फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग सैटर्न डिवोरिंग हिज सन को देखा और उन्हें लगा जैसे वो सैटर्न मूव कर रहा है, जिसके बाद सुशांत काफी डर गए और उनकी तबीयत खराब होने लगी। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिर दोस्तों मैंने इंटरनेट पर काफी सारी रिसर्च करी और रिसर्च के दौरान मुझे एक भी ऐसी न्यूज या एक भी ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं दिखा जो ये साबित करता हो कि ये पेंटिंग किसी की मौत का कारण भी बनी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मेरा नाम है प्रेम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।